साध्वी बनकर लूटने वाली सास बहू। छतरी वाले बाबा की जय हो। जय हो बाबा की जय हो। बाबा कहते हैं उनके हाथ सब पर है। सही कहते हैं उनका हाथ सब पर है। बाबा कहते हैं जो दान करेगा उसका भला होगा। हाँ हाँ सही कहते हैं भला होगा। दान करोगे तो संकट दूर हो जाएंगे। सभी संकट खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। हाँ हाँ कोई नहीं। जो कार्ड उठाएगा उसकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। ये कार्ड मैं उठा लूंगा। अरे आओ बालक, तुम्हारा ही तो इंतजार था। बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ और अपनी किस्मत का ताला खोलो। उर्मिला और निशा दोनों ही साध्वी के भेष में लोगों को कार्ड के झांसे में लाकर उन्हें उनका झूठा भविष्य बताती थी। जैसे ही रुपेश कार्ड उठाता है, उर्मिला कार्ड देखकर कहती है, बाप रे बाप, संकट, घोर संकट। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वीरान होने वाली है। संकटों का पहाड़ टूटने वाला है। बाबा तुमसे नाराज हैं। बोलो छतरी वाले बाबा की जय हो। छतरी वाले महाराज की जय हो। अरे साध्वी जी, आप तो सब कुछ जानती हो। अगर मेरे ऊपर ऐसे कोई संकट आने वाले हैं तो उनका समाधान ढूंढो। उर्मिला तुरंत अपनी एक रंग बिरंगी बॉल निकालती है और उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए कहती है, संकट को दूर भगाना है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पैसा लगेगा और तुम्हें दान देना पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन संकटों से बचा लीजिए। नादान बालक, छतरी वाले बाबा तुझसे नाराज हैं। जल्दी से खड़ा हो जा और उन्हें खुश करने के लिए जितना तेरे पास दान है सब कुछ लगा दे। रुकिए रुकिए, मैं उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ दे दूंगा। भूपेश अपने गले से सोने की चेन, अपने हाथों से सोने की अंगूठी, अपने हाथ से सोने का कड़ा और अपने सारे पैसे निकाल कर उर्मिला और निशा के सामने रख देता है। निशा सब चीजें एक कपड़े में बांध लेती है और कहती है, छतरी वाले बाबा की जय हो। छतरी वाले बाबा की जय हो। बाबा को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने सब आपको दे दिया। साध्वी माँ, मुझे इन संकटों से बचा लो। मुझे छतरी वाले बाबा के कहर से बचा लो। तुम चिंता मत करो बालक, तुम मेरे बच्चे हो। यहाँ खड़े सभी मेरे बच्चे हैं। मैं बाबा को तुम्हारे लिए मनाऊंगी, उन्हें खुश करने की कोशिश करूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें संकट से मैं निकाल लूंगी। ऐसा कहकर उर्मिला कांच की बॉल पर हाथ घुमाते हुए भूपेश से कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी दान से बाबा थोड़े से प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ न कुछ है। तुमने पिछले जन्म में कुछ तो बुरा किया ही होगा, तभी बाबा तुम्हारे इतने दान करने पर भी मान नहीं रहे हैं। तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है। मैं अगले हफ्ते फिर से आऊंगी और अगले हफ्ते तक तुम्हें बाबा के बाकी के दान का इंतजाम करके रखना होगा, नहीं तो पिछले जन्म का किया हुआ तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। उर्मिला ऐसा कहकर कांच की बॉल को वापस रख लेती है और निशा से कहती है, अब मेरा काम करने का समय है। मेरे भक्तों को उनके घर भेजा जाए। चलिए चलिए, साध्वी माँ को आराम करने दीजिए। निशा के कहने पर वहाँ खड़े सभी लोग चले जाते हैं, जिसके बाद निशा और उर्मिला सभी पैसा और सोने इकट्ठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो दोनों शाम तक अपने घर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इस बार तो हमने खूब लूटा है। लोगों को इतना सारा सोना देखो। माँ जी, मैं तो इतना सारा सोना और पैसा देखकर बौखला रही हूँ। अरे जब तक हमारा ये साध्वी का ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही पैसे और सोने में खेलेंगे। अगला मिशन धौलपुर का गांव है। वहाँ के लोग बहुत बुद्धू हैं, उन्हें फंसाना बहुत आसान होगा। उर्मिला निशा अच्छे से खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों साधु का रूप बदलकर दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद निशा लोगों को इकट्ठा करती है और उर्मिला लोगों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है। आओ आओ, अपनी किस्मत का ताला खोलो। आज जो अपनी किस्मत का ताला खोलेगा वही आगे सुखी से जी पाएगा। साध्वी माँ, क्या ये सच है कि आप लोगों की किस्मत का ताला खोलती हो? हाँ हाँ, ये सच है बालक। अगर तुम्हें अपनी किस्मत का ताला खुलवाना है तो यहाँ पड़े हुए किसी भी एक कार्ड को उठा लो। ठीक है, मैं ये वाला कार्ड उठाना चाहती हूँ। सावित्री एक कार्ड उठाती है और उर्मिला को दे देती है। हे भगवान, इतना भयंकर कार्ड, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। तुम्हारा क्या होगा? हे बाबा, इस बिचारी पर दया कर। आखिर इसने ऐसा क्या किया है? क्या हुआ साध्वी माँ, ऐसा क्या हो गया है? आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं है। अगले जन्म में जो तूने बोला था, इस जन्म में तू उसका भुगतान करेगी। बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं। छतरी वाले बाबा की जय हो।
साध्वी माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस प्रकोप से बचा लीजिए। मैं नहीं जानती पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, लेकिन इस जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मैं अपने पापों का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। उर्मिला अपनी कांच की बॉल निकालती है और उसके ऊपर चारों तरफ हाथ फेरती है, जिसके बाद उस बॉल के अंदर से धुआं निकलता है। बाबा कहते हैं अब तो भुगतान तभी होगा जब तू गरीबों का दान करेगी और अपने पापों को धोएगी। मेरे पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। रुकिए, ये मैं अभी छतरी वाले बाबा को दान करना चाहूंगी। सावित्री ऐसा कहकर घर से बहुत सारे सोने के जेवर और पैसे, हीरे चांदी इकट्ठा करके ले आती है और उर्मिला निशा को देते हुए कहती है, अब तो छतरी वाले बाबा मुझे माफ कर देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबा तुझे माफ कर चुके हैं। अब बस मुझे इस दान से गरीबों की सहायता करनी है। ऐसा झूठ बोलकर निशा और उर्मिला दोनों सास बहू सारा सोना, पैसा, हीरे चांदी उठाकर वहां से फरार हो जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। इसी प्रकार दोनों सास बहू एक एक करके कई गांवों में जाती हैं और लोगों को धोखा देती रहती हैं। आखिरकार अब हमारे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपने बेटे किशन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा सकूं। तू देखना निशा, मेरा पोता पूरे गांव में सबसे बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। दोनों सास बहू किशन का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक से किशन की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, किशन की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। माँ जी अब हम लोग क्या करें? अरे करना क्या है बहू, मेरे पोते को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल, अब इसका इलाज वहीं कराएंगे। दोनों सास बहू किशन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर किशन को अच्छे से चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो उर्मिला और निशा से कहते हैं, देखिए ये सुनकर आप दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आपके बेटे को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उसका बचना नामुमकिन है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सास बहू फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों सास बहू आपस में बात करने लगती हैं। अब हम लोग क्या करें? कौन बचाएगा मेरे पोते को? हम रोज साधु का रूप लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज हमें खुद साधु बाबा की जरूरत है। हमें किशन को किसी साधु बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर अगले दिन दोनों सास बहू किशन को लेकर एक साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन उन्हें जाते हुए देख कुछ औरतें आपस में कहने लगती हैं, अरे देखो, ये वही औरतें हैं जो साध्वी का रूप लेकर लोगों को ठगती हैं। अरे इनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। मैंने सुना है कि स्कूल में इसका बेटा अचानक से बेहोश हो गया था और सुनने में आया है अब इसका बेटा बच नहीं सकता। अरे जो लोगों को लूटते हैं उनके साथ तो ऐसा ही होगा ना। इतना सुनने के बाद वो दोनों रोने लगती हैं और किशन को जंगल में एक बाबा के पास ले जाने लगती हैं। जैसे वो दोनों जंगल में एक असली साधु बाबा के पास पहुंचती हैं, वो दोनों किशन को उनके सामने लिटाकर रोने लगती हैं, जिसके बाद साधु बाबा कहते हैं, कर्मों का फल भुगत रही हो तुम दोनों ने कितने बेकसूर लोगों को परेशान किया है। लोगों ने अपना सब कुछ तुम्हें दान कर दिया और तुम्हें क्या लगता है लोगों को परेशान करने के बाद तुम आबाद रहोगी? अरे तुम्हारे कर्मों की सजा बेचारे इस बच्चे को मिल रही है। बाबा की बात सुनते ही वो दोनों रोने लगती हैं। बाबा, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमें गलती का पछतावा है। हमारी मदद कीजिए बाबा, मेरे पोते को बचा लीजिए। बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा मैं आज से ही ये सारा काम छोड़ दूंगी, फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उन दोनों की ये हालत देखकर साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों से किशन को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश होती हैं और किशन को वापस घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों लोगों को फंसाने का काम छोड़कर अच्छी जगह नौकरी करके किशन के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक बहू की दो हमशक्ल सास। बेला देर सांझ अपनी ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती है, जहां वो अपनी सास को सोफे पर बैठा पाकर बोलती है, पाई लागू माँ जी। अजीब बात है, आज सासू माँ ने आशीर्वाद देना तो दूर, मुझे एक तक देखा भी नहीं। शायद सासू माँ कुछ ज्यादा हद तक सीरियल की गहराई में सराबोर हो गई है, प्यास के मारे गला सूख गया है। ये बोलकर बेला रसोई घर का रुख करती है, जहाँ उसकी सास खाना पका रही होती है। ये देख बेला बड़ी आंखें करके हिचकते हुए कहती है, ये क्या भला है? अभी तो क्षण भर पहले सासू माँ सोफे पर पसरी हुई थी, फिर ये रसोई घर में कैसे डोल रही है? कहीं ये मेरी आंखों की मिथ्या तो नहीं है? बेला रसोई घर में जाने की बजाय दौड़ते कदमों से हॉल में वापस आती है। कमाल है, अभी तो सासू माँ बावर्ची घर में थी, अभी ये हॉल में बैठी हुई है।
सासू माँ मुझे हैरत अंगेज कर रही हैं। कहीं मेरे मायके जाने के बाद सासू माँ निपट तो नहीं गई है? ऊपर वाले तेरे भी खेल निराले। जैसे ही बेला ये बोलकर नजरें नीचे करती है, अपने सामने एक ही शक्ल सूरत की दो सासों को देखकर वो दंग होकर चीखती हुई बोलती है, भूतनी, भूल भुलैया की भूतनी, बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? एक ही शक्ल सूरत की दो सास, मेरी सांस निकल रही है। क्या तो ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर ये कोई भूतनियों का छलावा? आखिर कौन है बेला की असली सास? कहीं ये हमशक्ल दिखने वाली सास की कोई साजिश है या फिर कोई दुखदाई दास्तान? इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले हुई थी, जब बेला बतौर बिहाकर ससुराल आई थी, जहां उसकी सास सीता उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अब तक तो तेरी इस बूढ़ी सास ने इस घर को संजोए रखा था, मगर अब बहू होने के नाते ये घर की बागडोर तेरे हाथों में है। मुझे भरोसा है कि तू मेरी उम्मीद पर खरी उतरेगी। मैं अपनी भरसक कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का एक मौका न दूं। इसके बाद बेला अपने पति आलोक के साथ कमरे में चली जाती है। बेला ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। समय के साथ एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात, अरे ये कैसा शोरगुल है? घर में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? बेला सभी कमरे छानबीन करती है। तभी उसकी निगाह हॉल के दरवाजे से भीतर आ रहे अपनी सास सीता पर पड़ती है। ये सासू माँ इतनी देर रात दबे पाँव कहाँ से आ रही है? शायद अभी सवाल करना सही नहीं होगा। अगली सुबह बेला अपनी सास सीता को एक टक निहारती है। क्या हुआ है बहू? तू सवेरे से मेरी सूरत ही निहारे जा रही है। कुछ कहना चाह रही है क्या? सासू माँ, कल देर रात के 2 बजे मैंने आपको दरवाजे से भीतर आते हुए देखा। बेला के पूछने पर सीता का शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। वो हिचकते हुए कहती है, वो बहू, मुझे बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, बस इसीलिए ताजी हवा खाने बाहर चली गई। सासू माँ की हैरतअंगेज हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रही है। उस सांझ जब आलोक दफ्तर से घर लौटता है तो बेला ये बात उसके सामने छेड़ती है। आलोक, बोलो बेला, क्या बात है? आलोक, कल देर रात मैंने माजी को दरवाजे से अंदर आते देखा। जाने क्यों माजी छिपते छिपाते भीतर आ रही थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेला, बढ़ते बुढ़ापे में बूढ़े इंसान को बहुत बार नींद नहीं आती। शायद माँ टहलने गई हो, ज्यादा मत सोचो। समय गुजरता है और बेला बोलती है, सासू माँ, मेरे बाबूजी की तबीयत बेहद बिगड़ गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मायके हो आऊं। अरे बहू, इसमें पूछना क्या, तू फौरन ही चली जा। बेला के मायके जाते ही सीता सुकून की सांस भरते हुए कहती है, अब मुझे कुछ पलछिन के लिए इस स्वांग रचाने से बचाव मिल गया। अब मैं अपनी छोटी बहन गीता को घर ला सकती हूँ। दरअसल वो हम शक्ल सीता की सगी बहन थी। बेला के पीठ पीछे सीता अपनी बीमार बहन गीता को घर ले आकर उसका खास ख्याल रखने लगती है। इसका मतलब आपकी हमशक्ल सूरत से मेल खाने के बीच बहनों के खून का रिश्ता है। मेरी जुड़वा बहन गीता अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी बहू, मगर उस विधि के विधाता ने बेचारी मेरी बहन की खुशियां तार भकार कर दी। सासू माँ, गीता सासू माँ के संग ऐसा क्या हुआ था? हम दोनों जुड़वा बहनों का ब्याह एक संग हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश गीता ब्याह के कुछ सालों बाद ही बेवा बन गई। जब एक रोज गीता सैर सपाटे के लिए अपने पति और बच्चों के लिए बढ़ रही थी, उनकी गाड़ी का बेतहाशा बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बच्चे और ब्रजेश जीजाजी दर पर ही चल बसे। किस्मत से मेरी जुड़वा बहन गीता की जान तो बच गई, मगर मेरे भरसक कोशिश के बावजूद सालों बाद भी ये सदमे से उबर न सकी। सीता सिसकती हुई बेला को अपनी आपबीती बताती है। सासू माँ, अब हम सास बहू मिलकर मौसी सासू माँ को सदमे से उबारेंगे। बेला अपनी जुड़वा सास को चंगा करने की जी तोड़ मेहनत करती है। वो प्रत्येक 3 पहर गीता की मालिश करती है। आज भी देर रात वो गीता के पाँव में तेल मलते हुए बोलती है, सासू माँ, जानती हो आपकी ये जुड़वा बहन है ना सीता सासू माँ, अव्वल दर्जे की कसाई है। अरे बोलो भला, ससुराल में कदम रखते तो बड़ी बड़ी टींग हाँकी इन्होंने। कहा बहू घर की लक्ष्मी होती है, एकाएक उसी लक्ष्मी बहू को बतौर बाई बनाकर रख दिया है।
बेला की कड़वी बातें सुनकर सीता की जुड़वा बहन गीता के शरीर में मानो प्राण पड़ जाते हैं। उसके हाथ पांव डावाडोल होने लगते हैं और वो बोल पड़ती है, तेरी ये मजाल जो तू मेरे ही सामने मेरी जुड़वा बहन को भला बुरा बोले। अरे वाह सासू माँ, जरा देर भी अपनी जुड़वा बहन की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने परिंदों की तरह सुगबुगाना शुरू कर दिया। गीता अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। ये देख सीता की आंख से खुशी की बदरी बरसने लगती है। गीता, मेरी जुड़वा बहन, तू ठीक हो गई। सीता, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। आज मैंने तेरी बेबाक बिगड़ैल बहू को सास की सुताई से वाकिफ न कराया तो मैं भी गांव की गीता नहीं। सासू माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे कड़वे बोल रामबाण का काम करेंगे। इसका मतलब ये सब कुछ तुम दोनों सास बहू की साजिश थी। हाँ जेरोक्स जुड़वा सासू माँ, हम सास बहू ने आपको सदमे से बाहर लाने के लिए सिर्फ स्वांग रचा था। बेला की बड़ी बुद्धि से गीता ठीक हो जाती है। इस तरह बेला अपने हमशक्ल सास के साथ एक नई शुरुआत करती है। अरे बेला बहू, जरा जल्दी से जूस तो बना दे। अरे बहू, जरा मेरे लिए भी आते वक्त एक गिलास सादा पानी लेते आना। बेला झटपट से अपने दोनों जुड़वा सास के लिए जूस और पानी लेकर आती है, जहाँ उसकी सास सोफे पर पसरी होती है। अरे बेला, तू तो बुरी फंस गई ये जुड़वा सास में। सीता और गीता सासू माँ की पहचान करना तो एकदम पहाड़ जैसा जान पड़ रहा है। जरूर यही सीता सासू माँ होंगी। ये लीजिए माँ जी जूस। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ, वो गीता है, उसे जूस, मुझे पानी दे। अरे नहीं बेला बहू, वो सरासर झूठ बोल रही है। मैं सीता हूँ और वो गीता है। हे ईश्वर, ये हम शक्ल सासू माँ में से सीता गीता की पहचान कर पाना तो मेरे लिए एकदम मुश्किल हो गया है। इन जुड़वा बहनों का जोड़ तो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। बेला का बेरंग चेहरा देखकर दोनों सास स्वयं अपना पुख्ता प्रमाण देती हैं। अरे बहू, परेशान ना हो, हम दोनों जुड़वा बहनें बस तेरे साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। बहू, हम जुड़वा बहनों की एक पहचान है। हमारी हथेलियों पर जन्मजात तिल है, जिसे तू अपनी जुड़वा सास को साधारणतः पहचान सकती है। मेरे बाएं हाथ के बगल में तिल है और सीता के दाहिने हथेली में तिल है। शुक्रिया मेरी जुड़वा सासू माँ, आप नहीं जानती, आप दोनों ने ये सुनहरा सच बताकर मुझे सदमे में जाने से बचा लिया। उस रोज के बाद से बेला अपनी जुड़वा सास सीता और गीता के साथ मिलनसार जीवन बिताने लगती है। बेशर्म बहू का बेचारा पति। सचमुच बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाकर जी को बेहद सुकून मिला है। और केदारनाथ की तो बेला ही निराली थी। हाँ माँ, ये तो हमारा भाग्य था जो आखिरकार भोले की नगरी से भेंट हो गई। नरेंद्र अपनी माँ सुधा के साथ पूरे 1 सप्ताह बाद तीर्थ यात्रा से घर लौटा था। अभी दोनों ने दरवाजे से भीतर दस्तक ही दिया था कि एकाएक नरेंद्र के कानों में उसकी दुधमुही बेटी की बिलखने की आवाज गूंजती है। क्या हुआ बेला, क्यों रो रही है? ये बहू बेसुध होकर सो गई है क्या, या फिर उसने इस बात को बसार दिया है कि वो एक बच्ची की माँ है? जाने कहाँ है। अभी सुधा ऐसा कही रही थी कि कमरे से आ रही किसी की खिलखिलाने की आवाज उसके कान में पड़ती है। रॉकी, क्या कर रहे हो? ये तो कायना की आवाज है। हाँ नरेंद्र, मगर ये दोहरी आवाज है किसकी जो बहू के कमरे से आ रही है? देखते हैं। नरेंद्र अपनी बेटी को बाहों में थामे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी बीवी कायना किसी अनजान शख्स की बाहों में है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गुस्से में बौखलाकर सुधा कहती है, बहू, ये क्या बेशर्मी है? पति के पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होते तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शख्स ने मेरा फायदा उठाया है, इसी ने मुझे बहकाया है। क्यों री बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतनी बेहुदगी के बाद भी तुझे रत्ती भर की शर्म हया नहीं? सासू माँ, इसमें शर्माने जैसा मैंने किया ही क्या है? अरे इंसान जब एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाता है तो वह दूसरी वैरायटी चाहता है। जब खान पान और पहनावे को लेकर पसंद बदल सकती है तो फिर पति की क्यों नहीं? अगर आपकी नजरों में ये बेशर्मी है तो ठीक है, मैं बेशर्म बहू हूँ। सारा कसूर इस अनजान का है, इसी ने मेरी बीवी को बहकाया है। दूर हटो,
खबरदार जो रॉकी को हाथ भी लगाया। पति के प्यार का क्या अच्छा सिला दिया है तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? मेरे प्यारे पति देव, जिस दिन तुमने मेरे दिए पेपर पर साइन किए थे उसी दिन ये घर मेरे नाम हो गया था। जाओगे तुम तीनों यहाँ से? कायना मेरी और माँ की न सही, बेला के बारे में तो सोचो। तुमने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि एक बोझ है। अब ये रोना धोना बंद करके निकल जाओ यहाँ से, समझे? सुना नहीं तुम तीनों ने? निकलो यहाँ से। नरेंद्र अपनी बेटी बेला के लिए कायना के पैरों में बैठकर मिन्नतें मांगता है। बावजूद इसके वह बेशर्मी की सारी हदें पार करके उन्हें बेघर कर देती है। बेचारे पति के लिए बीवी की बेवफाई का मंजर मौत से कम न था। वहीं सुधा की आंखों के आगे भी बहू की बेशर्मी बार बार आ रही थी, जिसे याद करते हुए वह बीते दिनों में चले जाते हैं जब कायना बहू बनकर उनके घर आई थी। सुहाग की सेज पर बैठी बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी नरेंद्र अंदर आकर कायना का घूंघट उठाता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद उतरकर इस चार दीवारी में समा गया है। आखिरकार इतनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। इसके बाद दोनों पति पत्नी शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। गुजरते समय के साथ नरेंद्र अपने कामों में अस्त व्यस्त रहने लगता है। एक सुबह, नरेंद्र, हम दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे से बात किए हुए बहुत दिन बीत गए। क्या आज हम कहीं घूमने चले? माफ करना कायना, वो क्या है ना, आजकल दफ्तर में काम का बहुत प्रेशर है। फिर कभी। वक्त की पाबंदी दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां ला देती है। इसी बीच कायना के पास उसकी सहेली आशना का फोन आता है। कैसी है कायना? शादी क्या हुई? तू तो ईद का चांद हो गई है। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बस नरेंद्र अपने बिजनेस में बिजी हैं और मैं घर के चौका बर्तन करने में। अरे ये तो हर लड़की के लिए लाजमी है। ससुराल पिंजरे के जैसा है जहां बहू नाम की चिड़िया बेचारी बाई बनकर चौका बर्तन में जीवन बिताती है। आशना के शब्द कायना के कानों में घर कर जाती है। उस रोज से उसकी सोच समझ गलत डगर पर जा पहुंचती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। कायना आशना की पार्टी में पहुंचती है जहां पहली दफा उसकी मुलाकात रॉकी से होती है। आशना, तुम्हारी सहेली बेहद खूबसूरत है। कायना, ये मेरा दोस्त रॉकी और रॉकी ये मेरी अजीज सहेली कायना। कहीं न कहीं चालबाज रॉकी कायना की आंखों से उसके अकेलेपन को भाप जाता है और 2 मिनट की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। आखिरकार रॉकी कायना के खातिर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। समय गुजरता है। एक रात, कायना, आज रात में दफ्तर में रुककर काम करूंगा, इसलिए तुम सो जाना। कायना बिना किसी जवाब के फोन काट देती है और रॉकी को घर बुलाती है। हेलो रॉकी, मेरे पति आज घर पर नहीं है, तुम पीछे के रास्ते से आ जाओ। कुछ ही पल बाद रॉकी घर आता है। आखिरकार उस रात कायना बहू और बीवी की सारे बंधन तोड़कर बेशर्मी की हद पार कर देती है। उस दिन के बाद से ये हर दूसरे दिन का खेल बन गया था। रॉकी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेबी, तुम तो मेरी बुरी कंडीशन से बखूबी वाकिफ हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कुछ देर बाद, तुम्हें पाने के लिए मैं ये जरूर करूंगी। समय गुजरता है। एक रात जब नरेंद्र अपने कमरे में आता है तो चारों ओर फूल और मोमबत्तियां जल रहे होते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या बात, आज तो मोहतरमा मूड में है। नरेंद्र, आज मैं अपनी शादी की पहली रात के पलों को दोबारा से जीना चाहती हूँ। जहाँ नरेंद्र के लिए वह रात सुनहरी थी, वहीं कायना के लिए वो एक सोची समझी साजिश थी। कुछ दिनों बाद, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। बहू तो सच बोल रही है। नरेंद्र, सुना तूने, तू बाप बनने वाला है। थैंक यू कायना, तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। अब ये बच्चा मेरे लिए हथियार का काम करेगा। आखिर 9 महीने बाद कायना एक बेटी को जन्म देती है। नरेंद्र, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये घर बार, जमीन जायदाद सब तुम्हें दिया। सिर्फ बातों के चौधरी बनने से होता है? करके दिखाओ तो जानू। आखिरकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए बेशर्म बहू सब कुछ हथिया लेती है। 1 महीने बाद, रॉकी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे हो? जैसे ही वह रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, वह उसे जोर से धक्का देता है। अब देखो, बेताल की तरह गले पड़ी रहती है बेशर्म बला। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने सारे रिश्ते न्यौछावर कर दिए। अरे इसमें तेरा स्वार्थ शामिल था। मैंने तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझसे प्यार का ढोंग रचाया था, वरना रॉकी किसी की झूठन नहीं खाता। ये घर अब मेरा है, समझी?
जो दाव तूने अपने पति के साथ चला मैंने उसी को दोहरा दिया। अब मैं तुझ जैसी बेशरम को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल यहाँ से। कायना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे अपने पति का पता चलता है और वह उनके पास आती है। नरेंद्र, मुझे माफ कर दो। ना मैं एक अच्छी बहू बन सकी, न बीवी और ना माँ। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। मैंने अपने मंगलसूत्र का मान मिटा दिया। कायना, शादी का संबंध मन से मायने रखता है। तुम्हें अपने किए का मलाल है, मेरे लिए यही बहुत है। ये नरेंद्र का बड़प्पन ही था जो उसने सब कुछ भुलाकर कायना को स्वीकार किया। आज की दुनिया में आशना जैसे लोग हर मोड़ पर इस मौके के साथ खड़े हैं कि कब आपकी गृहस्थी की तितर बितर कर दे। इसलिए कायना की जैसी गलती से सीख ले, क्योंकि हर शख्स नरेंद्र नहीं। सर्दी के कहर से सास हुई बेघर। कुसुम अपने बेटे रोहित की शादी विमला नाम की लड़की से करा देती है। कुछ ही दिनों में वो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन वक्त के रहते विमला अपनी सास पर हावी हो जाती है। दरअसल सास कुसुम एक सीधी सादी औरत थी, तो वहीं उसकी बहू बहुत ही टेढ़ी किस्म की घमंडी औरत थी। यकीन ना हो तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। जहां सास दिसंबर की सर्दी में एक बहू के होते सोते बर्तन साफ कर रही थी और बहू पैर पसार कर टीवी देख रही थी। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। अरे बहू, जरा मुझे गुनगुना पानी तो दे देती, गीजर चला देती। मुझे चलाना आता नहीं है, ठंडे पानी से हाथ जम रहे हैं। अरे इस बुढ़िया ने फिर से मुझे आवाज लगा दिया। अब जाना पड़ेगा, इतना अच्छा शो आ रहा है मेरा। ऐसा बोलकर वो अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपको चैन नहीं है क्या? एक बर्तन साफ करने को बोला, उसके लिए भी मुझे आवाज लगा ही दी आखिर। अरे बहू, वो तो मैं आपकी वजह से मेरा सीरियल खत्म हो रहा है, क्यों बुलाया है मुझे? अरे बहू, मैं तो बस गर्म पानी के लिए बोलना चाहती थी। वो क्या है ना, बर्तन साफ करते हुए हाथ जम रहे हैं, तू गीजर चालू कर देती तो मैं गुनगुने पानी से ही बर्तन धो लेती। एक बात बताइए, आपका बेटा आपका ही है ना, या अम्बानी की औलाद है जिस पर बहुत सारा पैसा है बिजली का बिल भरने का? चुपचाप जाकर आप ठंडे पानी से धो लो, बाद में हाथ ताप लेना। सारा सीरियल निकाल दिया। मैं जा रही हूँ, ऐसे ही करिए आप बर्तन साफ। पर बेटा, पता नहीं मैं कैसी बहू ले आई हूँ जो मेरी सुनती ही नहीं। इतनी ठंड लग रही है, कब से बोल रही हूँ मेरी शॉल निकाल दे, लेकिन इसने वो भी नहीं दी मुझे। ये कहकर कांपते हुए कुसुम ठंडे पानी से बर्तन साफ करने लगती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू जरा मेरा नागिन वाला नाटक लगा दे, खत्म होने वाला है। और ऐसा कर, मेरे लिए हीटर जला दे, हाथ ताप लूंगी। क्या बोला आपने? आपका नागिन वाला कोई सीरियल नहीं लगने वाला है। मेरा कसौटी जिंदगी की चल रहा है। और ये हीटर जलाने की बात तो वो खराब हो गया है। माँ जी, कल रात को ही उसकी स्प्रिंग निकल गई थी, इसलिए आप अपने कंबल में जाकर बैठ जाइए। ठीक है बहू, मैं अपने कंबल में ही जाकर रह लूंगी। अपने कमरे में आकर कुसुम एक ही कंबल में बहुत ठिठुरती है और कहती है, हे भगवान, एक तो ये एक ही कंबल है, वो भी छेद वाला, जिसमें इतनी ठंड लगती है। ऊपर से बाहर का कमरा और दे दिया है बहू ने। सुनती ही नहीं है बहू तो मेरी। बेटे से ही बोल दूंगी नया कंबल लाने को। अगले दिन जब सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो कुसुम कहती है, रोहित बेटा, मैं कह रही थी मेरा कंबल फटा पुराना हो गया है, इसलिए तुम नया कंबल ला दे। बाहर का कमरा है तो ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। पर आपने विमला को क्यों नहीं कहा? विमला, माँ को लाकर दे देती। अजीब, माँ जी मुझसे जब कुछ कहेंगी तो लाकर दूंगी ना, लेकिन नहीं, इनको तो तुमसे डांट खिलवाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। अब तो आप खुश है ना माँ जी? देखा माँ, रो गई ना बेचारी। ऐसे ही वक्त बीतता है। बहू अपनी सास की कोई बात जल्दी से नहीं सुनती थी, उसकी जरूरत की चीजें उसे नहीं देती थी। अपनी सास से सर्दी में ठंडे पानी में काम करवाती थी। साथ ही वो धीरे धीरे अपने पति को कंट्रोल कर लेती है और कुसुम के खिलाफ भड़का देती है। और एक दिन कहती है, बस बहुत हुआ माँ जी आपका, अब मैं आपकी और फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती हूँ। जब देखो कभी ये दे दे, कभी कंबल दे दे, कभी सूप बना दे, कभी मसाला वाली चाय बना दे, ये वो। अरे मैं नौकरानी या मशीन थोड़ी हूँ जो आपका सारा काम कर दूंगी। सारी सर्दी आपको ही अकेले लग रही है क्या? अरे बहू, मैंने तो बस तुझसे कहा था कि चाय बना दे। सुबह से काम कर रही हूँ मैं, मेरा सर फट रहा है, अंगीठी भी नहीं है। क्या बुरा कह दिया मैंने? देख लिया रोहित आपने, माँ जी कैसे कह रही हैं? बताओ भला, घर के 2 काम करवा देंगी तो क्या हो जाएगा? अब मैं आपको इस घर में नहीं रखना चाहती। हम सारे पैसे आप पर नहीं उड़ाना चाहते हैं। कहीं भी रहिए, यहाँ से जाइए। पर बेटा,
मैं ऐसे कहाँ भटकूंगी, वो भी इतनी सर्दी में। हाँ माँ जाओ, अपनी बीवी को और परेशान नहीं देख सकता। कहीं भी रह लो, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, पर जाओ यहाँ से। अरे वाह, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे पैदा किया था कि तू ही मुझे इस सर्दी के कहर में घर से बेघर कर दे। खुश रहो तुम। ये सुनकर विमला उसके कपड़ों की पोटली उठाकर उस पर फेंकती है, जिसे उठाकर कुसुम कड़क सर्दी में अपनी पोटली पकड़कर इधर उधर भटकती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे बचा लेना इस सर्दी से। बहुत ठंड हो रही है, कहाँ जाऊं मैं। मेरी बहू ने बेटे को भड़काकर निकलवा दिया मुझे घर से, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। चलते चलते कुसुम एक कृष्ण मंदिर को देखती है और वहां जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। हे कान्हा, अभी तो मैं तुम्हारे आसरे पर ठहर जाऊंगी, लेकिन कल की सुबह कहाँ हो गई मैं नहीं जानती। संभाल लेना मेरे कान्हा मुझे। ऐसा कहकर वो ठंड में कांपते हुए सो जाती है। सुबह होते ही पुजारी उसे बोलता है, ए बुढ़िया, यहाँ सीढ़ियों पर क्यों पड़ी हुई है? लोगों के लिए रास्ता छोड़, जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। अरे पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। अरे जाना, या बुलाऊं किसी को? ये कहती वो उसे भगा देता है। भूखी प्यासी कुसुम इधर उधर जाती है, थोड़ा बाहर जाती है और भिखारियों की तरह भीख मांगकर गुजारा करके खा लेती है। इस तरह से 4-5 दिन बीत जाते हैं। तभी एक शाम रोहित और विमला कार में बैठकर मूवी देखने जा रहे थे कि रास्ते में उसे अपनी माँ की ममता दिखाई देती है। अपने पति से गाड़ी रुकवाकर दोनों वहां जाकर कहते हैं, माँ, ये आपकी ये हालत कैसे हुई? आप सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? हाँ माँ जी, इतनी ठंड में आप यहाँ क्यों भटक रही हैं? तो क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी ने मेरे बेटे को भड़का कर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। इतनी बुढ़िया हो गई हूँ, ठंड लगती है तो मैंने उससे अंगीठी जलाने के लिए 2-4 बारी कहा था, लहसुन भूनने को कहा था। तुझे तो पता है तेरी माँ को चाहिए होता है सर्दी में। इसी बात से परेशान होकर तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये बहुत गलत किया पारुल भाभी ने, मुझे जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई उनकी मेरी माँ को इतनी सर्दी में घर से बाहर निकालने की। माँ, मैं आपको लेकर घर चलती हूँ, आपके कमरे में हीटर लगवा दूंगी। वाह बेटा, तुझे अपनी माँ का दर्द समझ आ गया, लेकिन अपनी सास का दर्द समझ नहीं आया। तूने जो अपनी सास के साथ किया वही सब तो मेरे साथ हुआ है। तेरी सासू माँ और मैं इतनी सर्दी में भीख मांग कर ही खाना खा रहे हैं। और रोहित बेटा, वो तो तुम्हारी सगी माँ है, कोई सौतेली तो नहीं है जो तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम्हें अपनी माँ का जरा भी दर्द समझ नहीं आया? जरा इनकी आंखें देखिए, कितना बिलख कर रो रही हैं। ममता जी, ये बच्चे शायद आपकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि यही सब मैंने पहले भी कहा था। तो नहीं समझे ये? क्या तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? माँ जी, आज से मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब बात अपनी माँ पर आए तो मुझे बहुत दुख हुआ, और अब एहसास कर पा रही हूँ कि इतनी ठंड में मैंने आपके साथ जो ज्यादती की है तो आप पर क्या बीती होगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा। शुक्रिया माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, आप घर चलिए, हम आपको वापस लेने आए। और माँ, मैं भाभी को समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। तभी उसकी भाभी पारुल आकर बोलती है, भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब माँ जी और मेरा प्लान था, ताकि आप दोनों को सबक मिले। शुक्रिया समधन जी और पारुल बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे बहू बेटे सही राह पर आ गए। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, बच्चे को राह दिखाना जरूरी होता है। जब आप अपने घर चलिए, कब तक सर्दी में रहेंगी? मेरी बेटी से जितना मन चाहे उतना काम करवाइए। जरूर जरूर। इस तरह कुसुम अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। मटन बेचने वाली सास बहू निकली चोर। लाजवंती और स्वरूपा नाम की बेहद ही लालची किस्म की सास बहू मटन बेचने का व्यापार करती थी। बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। स्वरूपा हाथों में धारदार औजार लिए मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। तभी मंगलू मटन की दुकान पर आता है। अरे लाजवंती काकी, जल्दी से 2 किलो मटन तौल देना। जरा अपनी जेब तो टटोल, 2 किलो मटन की कीमत जानता भी है। और दिन तो तुम पाव भर मटन खरीदती थी, आज घर में कोई दावत है क्या? अरे आज मेरी मुनिया का जन्मदिन का अवसर है,
और उसको मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। चालाक लाजवंती अपनी बहू को इशारा करके कहती है। बहुरिया, मैं इसको बातों में उलझाती हूँ, उतने में तू हाथ साफ कर दे। पलक झपकते ही सुरूपा तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम वजन के साथ मटन तोलकर मंगलू को थमा देती है। ये लो मंगलू, तुम्हारा 2 किलो मटन। मंगलू मटन की थैली लेकर चल पड़ता है। तभी लालची सास बहू जोरदार ठहाके मारकर कहती है। अरे बहू, ये तो एकदम मूर्ख चंद निकला। क्या सही चूना लगाया हम दोनों ने मिलकर इसे। इसे तो भनक भी नहीं होगी सासू माँ कि मटन 2 किलो नहीं बल्कि मात्र 1.5 किलो है। आखिर ये हेरा फेरी करके ही तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। मंगलू जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है उसे मटन का भार कम जान पड़ता है। फिर वो वापस मटन की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाजवंती काकी, ये 2 किलो मटन तो लग नहीं रहा है। कहीं आपने भूल चूक से मटन कम तो नहीं तोल दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा तराजू एकदम पक्का तोलता है, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। हे बचवा, मटन की कटाई छटाई में कुछ हिस्सा कूड़े में ढेर में जाता है, और कोई बात नहीं, तेरे खातर 1 कलेजा ज्यादा सही, ले जा। अब खुश है तू? चालाक लाजवंती चोरी पकड़ी जाने के डर से मंगलू को कलेजी के टुकड़े का लालच देकर बात संभाल लेती है। सासू माँ, इतनी ईमानदारी दिखाने को किसने कहा था आपको? अरे मंदबुद्धि, अगर बकरे के 1 कलेजे से हमारा भेद खुलने से बच गया तो इससे बड़ा मुनाफा कुछ नहीं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो मटन बेचने का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। दोनों सास बहू देर शाम तक जोर शोर से आवाज लगाती हुई मटन की बिक्री करती हैं। मटन ले लो, मटन ताजा ताजा, लाल लाल गोश्त से भरा, एकदम सस्ता ताजा मटन ले लो। आज की खातिर मटन की इतनी बिक्री बहुत है। घर चलकर बचे हुए ये मटन बनाकर दोनों सास बहू मिल बांटकर चाव से खाएंगे। दोनों सास बहू बचा खुचा मटन का ठेला लिए घर आ जाती हैं और खाना पकाकर खाती हैं। अरे बहू, आज के मटन का मांस तो बड़ा ही नाजुक और मजेदार है। आखिर माँ जी, हम अपने पेट के लिए तो मटन की हेराफेरी करते हैं ताकि सब्जी का दाम बच सके। ये तो वही मिसाल हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। वैसे बेईमानी हम एकदम खरी करते हैं। अगली सुबह सास बहू मुर्गे की बांग के साथ तड़के सवेरे उठकर ठेला लिए कसाई के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ओ जमाल, जल्दी से आधा दर्जन बकरे खूंटे से खोल कर ले आओ। क्या बात है लाजवंती, आज सास बहू की टोली बड़ी सवेरे दस्तक देने आ गई। खाली फोकट में बातों में ना उलझा, दुकान जाने का समय हो गया है। हाँ, फिर इन बकरों को हलाल भी तो करना होगा। दोनों सास बहू बकरों से भरा ठेला लिए अड्डे पर आकर मटन तैयार करने लगती हैं। बहू, वो देख, गाँव की झुमरी झूमती हुई चली आ रही है। सासू माँ, इसे तो आज तगड़ा वाला चूना लगाना बनता है। अरे ओ लाजवंती भौजाई, जल्दी से हमका 5 किलो मटन तोल दो, और हाँ, एकदम ताजा लाल और चुनिंदा पीस डालना जो हड्डी से भरे हो, और कलीजा डालना तो मत भूलना, काहे कि वो हमरे सजनवा को मटन मां सबसे ज्यादा भावत है। सासू माँ, कितना काटो? 1.5 किलो वजन मार दे, इस बिन पेंदी के लोटे को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप दोनों सास पतोहू का खुसर फुसर करत हो। दोनों एक पतला दुबला बकरा काट कर उसका मटन तैयार कर देती हैं। सासू माँ, ये कल का बासी मटन बचा हुआ है, सवेरे से मेरे ध्यान पर से ही उतर गया था, अब इसका क्या करें? इस बासी मटन को इस ताजे मटन के बीच में फेंट डाल, वरना रात तक ये मटन एकदम सड़ जाएगा, खामखा भारी नुकसान होगा। चालाक सास बहू न सिर्फ कम मटन तोलती हैं बल्कि नुकसान से बचने के लिए खराब मटन भी तोलकर झुमरी को थमा देती हैं। देखा बहू, तेरी सास का दिमाग कितना तेज निकला। कूड़े खत्ते में जाने वाला मटन को बेचकर भी नोट बटोर डाले। मक्कार बेईमान सास बहू हर दिन कम नाप तोल करके मटन खरीदने वाले लोगों के साथ हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बनाती थी। एक रोज सरपंच के यहाँ काम करने वाला भीमा आकर कहता है, अरे सरपंच जी के घर कल उनकी बेटी की शादी का बड़ा जश्न है, इसलिए उन्होंने तड़के सवेरे 50 किलो मटन मंगाया है। दोनों लालची सास बहू बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से उछल पड़ती हैं। सासू माँ, कल तो अपनी लॉटरी लग जाएगी, लंबा हाथ मारने को जो मिला है।
बहू, कल तो आधा आधा मटन की चोरी बनती ही है। लेकिन अगर हमारा भेद खुल गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मटन बनाने की जिम्मेदारी रसोइये महाराज की है, तो मटन की हेराफेरी का दोष भी उसी के सर पड़ेगा। दोनों सास बहू सवेरे उठकर जमाल कसाई से 2 दर्जन हट्टे कट्टे चर्बीले बकरे खरीद कर उनका मटन तैयार करके महाराज के हाथों में सौंप आती हैं। महाराज मटन तैयार करते हैं, लेकिन शादी में मटन कम पड़ने पर छत्रपति उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, राम राम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, शादी में आए आधे बारातियों को भूखा ही लौटना पड़ेगा। सरपंच के घर मटन की खपत जो कम पड़ गई। अरे सरपंच काका, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगे? जो गांव देहात को भरपेट मटन तो क्या, बल्कि एक मांस का टुकड़ा भी नसीब न हुआ। शादी में आए तमाम लोग सरपंच की तफरी उड़ाकर चलते बनते हैं। अगले सवेरे सरपंच के गुस्से का गुबार भीमा पर फूटता है। क्यों रे भीमा, तुझे पैसे ही चाहिए तो मुझसे काहे नहीं मांगा? ये मटन में हेरा फेरी करके तूने मेरी नाक नीची कर डाली। अरे हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? क्या? अगर ये सब तूने नहीं किया तो किसने किया होगा? इसका पता लगाना होगा। हो सकता है ये सब उस नमक हराम रसोइये का काम हो। सामने लाओ उस नमक हराम को। डरा सहमा रसोइया सरपंच के सामने पेश होता है। नाम महाराज और काम चोर चकारों वाले। 50 किलो मटन 25 बारातियों में कैसे कम पड़ गया? महाराज सच बोल, किसके हाथ बेचा तूने मटन का टुकड़ा? सरकार, मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो 50 किलो मटन नहीं था। अरे 50 किलो मटन में तो सैकड़ों बाराती पेट भरकर एकदम टन हो जाते हैं। महाराज की बात सुनकर सरपंच का शक मीट बेचने वाली सास बहू पर जाता है और सरपंच कहता है, इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी सास बहू ने गद्दारी की। लेकर आओ इन्हें। मटन चोर सास बहू सरपंच के आगे हाजिर होती है। क्यों, शेर की खाल पहने भेड़िया, मटन चोरी करके कितना नोट बटोर लिया तुमने? सरपंच जी, आप हमें शक के दायरे में लाकर गलत कर रहे हैं। सरकार, सालों से हम सास बहू मटन बेचने का व्यापार खरी ईमानदारी से कर रही हैं। हम चोरी क्यों करेंगी? अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। सच सच बताओ, कब से ग्राहकों को लूट रही हो? वरना मैं तुम्हारा ये मटन बेचने का धंधा हमेशा की खातिर बंद करके तुम्हें गांव से निष्कासित कर दूंगा। सरपंच की धमकी सुनकर मटन चोर सास बहू अपना सारा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और स्वरूपा कहती है, नहीं सरपंच जी, ठहरिए, हमने ही पूरे पैसे लेकर आपको आधा मटन दिया था, हम लालच में आ गई थी। सरकार, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ये हेरा फेरी फिर कभी नहीं करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये लूट मार दोहराई तो धोखाधड़ी में सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। मटन बेचने वाली सास बहू के बढ़ते लालच के चलते न सिर्फ सभी के सामने उसकी इज्जत उछलती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी उन पर से हट जाता है, जिसके लिए अंत में लालची सास बहू को अपने किए पर काफी पछतावा होता है।